देखिए बेटा, मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया है ना, वो बंगारस के बारे में पढ़ाया है और गादीज के बारे में पढ़ाया है, गुजर बकरवालिस के बारे में पढ़ाया है। अभी आपकी किताब में क्या लिखा है कि और एक नोमैडिक ट्राइब के बारे में, वो है बंजारास। अब ये बंजारास क्या है? दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ ग्रेजर्स। ये भी नोमैडिक ट्राइब है जो जानवरों को पालते हैं, जानवरों को घास वगैरह खिलाते हैं। सो दे फाउंड इन द विलेजेस ऑफ यूपी। देखो, यूपी के गांव में, यूपी के देहातों में ये पाए जाते हैं। पंजाब, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, तो ये यहाँ इन सारे जगह पे पाए जाते हैं बंजारास, याद करना। अब इन बंजारास के साथ और एक चीज रिलेट है, दैट दे यूज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स फॉर ग्रेन और फूडर। देखो, ये ट्रेडिंग भी करते हैं, ये अपनी चीजों को बेचते हैं, वहां से चीजें लेते हैं, तो ट्रेडिंग का भी कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में है। तो आगे जाएंगे, आगे आपकी किताब में लिखा होगा डेजर्ट्स के बारे में अभी बात करेंगे। अब डेजर्ट्स के, देखो प्लेटू तो हो गया, प्लेटू पे मतलब महाराष्ट्र आपने पूरा देख लिया है, कैसे होता है मूवमेंट वहां पे। अब डेजर्ट्स में क्या कुछ होता है इन द डेजर्ट्स? डेजर्ट में तो आपको पता है कि इंडिया में अगर डेजर्ट की बात करेंगे तो राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है? बहुत सारे बच्चों को ही पता होगा, थार डेजर्ट, बहुत ही हार्ड डेजर्ट है, अच्छा खासा डेजर्ट है। और राजस्थान की बात करेंगे, डेजर्ट है, तो वहां पे जो ट्राइबल ग्रुप रहता है ना, उनका नाम है राइकास। So Raikas lived there. Raikaz, Raikas. This is a tribal group. This group lives in Rajasthan desert में रहते हैं भाई। अब ये क्या होता है भाई, आपको तो डेजर्ट का पता है कि डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे कम बारिशें होती है, एरिड रीजन होता है, स्कैंटी रेनफॉल होता है, वेजिटेशन कम होती है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। जहां पे रेनफॉल मीगर होता है, कम होता है, अनसर्टन होता है, कभी पड़ती है बारिश, कभी पड़ती नहीं है बारिश। सो हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर, हर साल फ्लक्चुएशन होता है फसलें उगाने में। तो कभी कभार फसलें होती है, कभी कभार फसलें नहीं होती है भाई, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट का ये एक फीचर है। सो समटाइम्स नो क्रॉप कुड बी ग्रोन। ये भी गारंटी है कि भाई आप वहां कोई क्रॉप उगा भी नहीं सकते हो, फ्लक्चुएशन तो होती रहती है डेजर्ट में। अब क्या होता है, राइकाज कंबाइंड कल्टीवेशन विद पैस्टोरलिज्म। अब राइकाज क्या कर रहे हैं? राइकाज तो कल्टीवेशन तो करते हैं, लेकिन कल्टीवेशन के साथ इनको पता भी होता है कि भाई हमारा कल्टीवेशन कभी कभार फेल भी हो जाएगा, हमें कैटल के साथ ही रहना होगा, हमें कैटल को तो पालना ही होगा। एंड ऑल्सो यूज टू मूव टू द टू फाइंड पास्चर्स। ये भी मूवमेंट में होते हैं, ग्रासलैंड्स को ढूंढने के लिए, पास्चर्स को ढूंढने के लिए मूवमेंट में होते रहते हैं। सो वन ग्रुप ऑफ राइकाज नोन एज मारू राइकाज। इन राइकाज में एक ग्रुप है जो अपने आप को बोलते हैं मारू राइकाज। अब मारू राइकाज क्या कर रहे हैं? ये भेड़ों को पालते हैं, शीप को पालते हैं, गोट को पालते हैं। सिंपल याद रखिए, राइकाज राजस्थान के, बंगारस महाराष्ट्र के, गादीज हिमाचल प्रदेश के, गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर के, और बंजारास बहुत सारे इलाकों के, तो याद रखिए आपने अभी। अब लाइफ ऑफ पैस्टोरल ग्रुप्स की बात करेंगे बेटा। अब ये सॉरी, लाइफ ऑफ पैस्टोरल ग्रुप्स वाज सस्टेन्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये और एक पॉइंट आपको याद करना होगा दिमाग में कि जो ये पैस्टोरल ग्रुप्स है ना, इनकी जो लाइफ है, काफी सारे फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं इनकी लाइफ को चलने में। देखो क्या होता है, मेरी लाइफ जो है, मैं अपनी लाइफ को गुजार रहा हूँ, चला रहा हूँ अच्छे से, लेकिन काफी सारे फैक्टर्स को मुझे दिमाग में रखना होता है कि मैं अपनी लाइफ को चलाऊं, ठीक है। इसी तरह से ये पैस्टोरल ग्रुप है ना, अपनी लाइफ को सस्टेन करके रखते हैं, चलाते हैं अपनी जिंदगी को, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके। क्या होते हैं वो देखेंगे हम। इनको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी होती है, तब जाके इनकी जिंदगी अच्छी होती है। अगर इन्होंने वो चीजें दिमाग में नहीं रखी, खत्म हो गए, इनकी लाइफ तबाह हो गई, समझना। तो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में प्लान होना चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए, तब जाके वो जिंदगी में आगे बढ़ता भी है। यह एक नसीहत भी होती है। अब पैस्टोरल ग्रुप को दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो देखेंगे इन वाले चीजों में, इन वाले टॉपिक्स में। सो दे हैड टू जज हाउ लॉन्ग कैटल कुड स्टे। पहले इनको देखना होता है भाई हमारा जो ये कैटल साथ है, हमारे साथ ये जानवर जो है, कितनी देर तक हम इनको रखेंगे उस जगह पे जहां हम जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गुजर बकरवाल जब ऊपर जाएंगे, माउंटेन पे जाएंगे, उनको पहले ही होता है पता कि भाई हमें 3 महीना वहां रहना है, 2 महीना या 1.5 महीना वहां रहना है। उसके बाद अगर हम वहां रह गए तो रास्ते बंद हो जाएंगे, बर्फबारी ज्यादा हो जाएगी, खत्म।
उनको एक पता होता है टाइम पीरियड। सो फर्स्ट दे हैव टू जज, उनको पहले एक अंदाजा होता है कि कितना टाइम हमें रहना है। दे हैव टू नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड पास्चर, उनको ये भी पता होना चाहिए जहां जाएंगे वहां पानी होना चाहिए, वहां पास्चर भी होना चाहिए। भाई जाना किस लिए है? ग्रासलैंड्स को ढूंढने के लिए। आपको पता होना चाहिए कहां ग्रासलैंड्स है, कहां वाटर आपको अवेलेबल भी है, क्योंकि आपके साथ जानवर है, आप खुद हो, जानवर भी साथ है, जानवरों को पानी भी चाहिए, तो वहां जाना है जहां वाटर भी होगा, जहां आपको पास्चर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी पिकनिक के लिए जाते हैं, इनकी लाइफ है भाई, अपनी लाइफ को चलाना होता है। और ये करें लाइफ चलाने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना होता है। दिस इज व्हाट द लाइफ इज हियर। लाइफ ऑफ पैस्टोरल ग्रुप्स वाज सस्टेन्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहला जज करना होता है कितनी देर तक हम रहेंगे। सेकंड थिंग देखना होगा कि भाई ये पानी अवेलेबल है या नहीं है, ग्रासलैंड है या नहीं है। They have to calculate timing also. टाइमिंग का ख्याल रखना होगा भाई, टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितनी देर तक यहाँ रहना है। They have to maintain friendly relation with the farmer also. देखो जितने भी फार्मर है ना उनके साथ आपको फ्रेंडली रिलेशन रखना होगा। अगर आपने फार्मर को टेंशन दिया ना, वो अपने खेत से आपको चलने नहीं देगा। पीजेंट है, पीजेंट को आपको खुश करना होगा, क्योंकि आपके साथ कैटल है, आपको चलना है। आप अपने मवेशियों को थोड़ी जहाज में बैठाओगे फिर ले जाओगे दूसरी जगह पे, तो फार्मर को खुश करना है भाई। ये सारी चीजें जो है आप देख रहे हो, ये आपको दिमाग में रखनी होगी, तब जाके आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। सो नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ हाउ द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। अब देखो, अभी तक जितना भी आपने पढ़ लिया है सारी चीजें अच्छी आपको दिख रही होगी भाई, अंदाजा कर लो। बड़े प्यार से पढ़ लिया कि भाई पैस्टोरलिस्ट ग्रुप कितने अच्छे हैं, नोमैड्स कितनी जिंदगी अच्छी है भाई, अभी तक ठीक ठीक पढ़ा है। लेकिन यहां से एनसीईआरटी में मूड बदल जाता है, सारा टेंशन होता है, अब टेंशन क्रिएट हो जाएगा। सो आई कैन कॉल टेंशन हियर फ्रॉम नाउ टेंशन पीरियड स्टार्ट्स। अब क्या होता है, यहां पैस्टोरलिस्ट जो है इनकी लाइफ चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल। क्योंकि अब ब्रिटिशर्स आते हैं, यूरोपियन पावर आता है, यूरोप से लोग आते हैं, डोमिनेट करेंगे इनको तंग करेंगे, इनकी लाइफ को बर्बाद करेंगे, इनकी लाइफ चेंज होती जाएगी। अब तो यहां से वो स्टार्ट करेंगे अब। सो यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन योर बुक ऑल्सो। अगर आपके पास आपकी बुक है, आप ये वाला टॉपिक ढूंढिए, कॉलोनियल रूल एंड पैस्टोरल लाइफ। इसका मतलब है जब यहाँ कॉलोनियल रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ, पैस्टोरल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ गया, इनकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ गया, वो सारा इसी में आप पढ़ोगे। अंडर कॉलोनियल रूल लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। जाहिर सी बात है, जो ही कॉलोनियल रूल आ गया, इनकी जो लाइफ है वो चेंज होती गई है। इनकी लाइफ, पैस्टोरल ग्रुप की लाइफ चेंज होती गई है, बहुत ही तेजी से इनमें चेंजेस आ गए। ग्रेजिंग लैंड इज श्रंक। पहले ही इनका जो घर, मैं मान के चलूं घर नहीं था, ग्रेजिंग लैंड इनका घर ही होता है। ग्रेजिंग लैंड खत्म हो गए, बहुत ही श्रंक हो गए, तंग हो गए, क्योंकि इन लोगों ने उनको कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेशन के लिए। सो मूवमेंट्स वी आर रेस्ट्रिक्टेड। अब इससे पहले प्री कॉलोनियल पीरियड में कहूंगा, प्री कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर से आने से पहले या यूरोपियन पावर के आने से पहले ये क्या कर रहे थे, मूवमेंट इनकी भाई ये तो फ्रीडम इनको बहुत ज्यादा थी, ये जहां जाना चाहते थे जाते थे मजे से। अब यहां जब कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया, अंग्रेजों ने जब यहां अपना रूल स्टार्ट कर दिया, सो देयर मूवमेंट्स वर रेस्ट्रिक्टेड, इनके मूवमेंट्स पर रेस्ट्रिक्शन लग गई है। टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, जिस चीज का इनको पता भी नहीं था, बस उस चीज को अब ये जानने लगे, टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सो द स्टॉक डिक्लाइन। अगर आपको कोई इंसान तंग करता जाएगा, जाहिर सी बात है जो आप जिस चीज के लिए वो आपको तंग करेगा वो चीज तो डिक्लाइन नहीं होगा ना। तो आपके पास स्टॉक था, आपके पास कैपिटल था, अब जब आपको तंग किया जा रहा है तो आपका स्टॉक डाउन हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। इनका स्टॉक डिक्लाइन हो गया है। और एक बात, इनका ट्रेड भी खत्म होने लगा है, इनका क्राफ्ट जो है वो सारा इफेक्ट होने लगा है। अब यहाँ है सर, इनका ये सब कैसे खत्म हो गया? इतना ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, इतना इनको कॉलोनियल पावर्स ने क्या किया है कि भाई इनके लाइफ पे पूरा ये एक दाग आ गया है। ऐसा क्या कुछ हुआ है वो जानेंगे हम आगे। देखिए अब यहां नजर मारिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। Colonial rule wanted to transform grazing lands into cultivated lands। पहले मैंने आपको बोल के रखा था उसी वाली स्लाइड में कि कॉलोनियल पीपल जो है वो चाहते ही थे कि ग्रेजिंग लैंड जो है
उसको हम कल्टिवेटेड लैंड में तब्दील करेंगे। हमें करना क्या भाई, बाहर से बंदे आए, यूरोप से बंदे आए, यूरोप से लोग आए, इन्होंने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। उनको ग्रेजिंग लैंड पे करना क्या था, उनके साथ जानवर थोड़ी ही थे, उनको ग्रेजिंग लैंड को कुछ करना ही नहीं था। उन्होंने ग्रेजिंग लैंड को कन्वर्ट कर दिया कल्टिवेटेड लैंड में। उनको चाहिए था बस यहाँ के क्रॉप्स, जहां क्रॉप्स वहां से रेवेन्यू पैसा चाहिए था, तो उन्होंने ग्रेजिंग लैंड को कन्वर्ट कर दिया कल्टिवेटेड लैंड में। जब ग्रेजिंग लैंड को कन्वर्ट कर दिया तो इफेक्ट किन पे आ गया, पैस्टोरल ग्रुप्स पे, नोमैड्स पे, इन्हीं पे आ गया। सो द लैंड रेवेन्यू वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम। ये चाहते ही थे कि बस हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम आ जाए। कौन चाहते थे, कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीपल। सो एक्सपैंडिंग एग्री मींस टू गेन रेवेन्यू। देखो इसका मतलब क्या होता है, जितना एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे अंग्रेज, जितना कॉलोनियल पीपल एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, उसका मतलब उतना ज्यादा रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, बात समझना, एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे इसका मतलब रेवेन्यू आपको ज्यादा आ जाएगा। एग्रीकल्चर कब बढ़ेगा, जब आप ग्रेजिंग लैंड को तंग करोगे, जब आप ग्रेजिंग लैंड को बहुत ही श्रिंक करोगे, कम करोगे। सो वेस्ट लैंड वाज ब्रॉट इनटू कल्टीवेशन। जो बेकार की जमीन थी उसको कल्टीवेशन में लाया इन लोगों ने, वेस्ट लैंड रूल्स को लाया। अब यहां कानून भी आ जाएगा। सो वन मोर थिंग इज अनकल्टिवेटेड लैंड वाज गिवन टू द इंडिविजुअल। जहां कोई काम नहीं करना चाहता था, अब वो जमीन दी गई इंडिविजुअल्स को, आप काम करो इस पे, आपको फिर पैसे भी देंगे टू मेंटेन वेस्ट लैंड। सो द एक्सपेंशन डिक्लाइन ऑफ पास्चर लैंड। तो यहां तो पास्चर लैंड है ना, वो डिक्लाइन होती गई है, पास्चर लैंड खत्म होने लगी है। उसके बाद ये तो पहला स्टेप, कैसे कॉलोनियल पीरियड में पैस्टोरल लाइफ खत्म हो गई है। कैसे हो गई है, आपने याद रखा है कि ग्रेजिंग लैंड को कन्वर्ट कर दिया है कल्टिवेटेड लैंड में। इसका मतलब इनका जो घर ही है पहले तबाह हो गया, इनके घर ही। उसके बाद आगे बात करेंगे हम। फॉरेस्ट लॉज वेयर एनफोर्स्ड। अब अंग्रेज जो है ना, ब्रिटिशर जो थे ना, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज भी लाए। फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इन्होंने फॉरेस्ट पे कानून लाए और इन्होंने फॉरेस्ट को डिवाइड किया है। कुछ फॉरेस्ट को बोला भाई ये फॉरेस्ट रिजर्व्ड है, कुछ फॉरेस्ट को बोला भाई ये प्रोटेक्टेड है। अब फॉरेस्ट से मतलब दिस वाज द होम ऑफ दीज पैस्टोरल ग्रुप्स। इन्हीं पे तो कानून आ गया है, इनको डिवाइड किया गया है। तो अब क्या होता है, फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार, साल वर कॉल्ड एज रिजर्व्ड। अब जिन फॉरेस्ट में अच्छी खासी लकड़ी थी, अच्छा खासा टिम्बर मिल रहा था, तो उन फॉरेस्ट को बोला गया रिजर्व। या हमारे लिए रिजर्व, इनके साथ टच नहीं करना, हाथ काट डालेंगे आप लोगों के, ऐसा कुछ है। नो पैस्टोरलिस्ट अलाउड। बोला भाई वहां आपकी इजाजत नहीं है, यू आर बी रेस्ट्रिक्टेड, आपको यहाँ पे रोका जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट है भाई, हमें काम आ जाएंगे, हम यहाँ से सप्लाई करेंगे ये सारा जो भी जंगलों में टिम्बर निकल रहा है, जो देवदार है, साल है, इनको हमें बाहर इंग्लैंड भेजना है, वहां पे उनको रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं। आप देखो इन्हीं के घर में चोरी हो रही है, इन्हीं की चीजों को लिया जा रहा है दूसरे देशों में, और इनको बोला जा रहा है कि आप अपने घर में मत जाओ। इनकी जिंदगी में दाग तो आ गए। उसके बाद अदर फॉरेस्ट वेयर कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड, और कुछ फॉरेस्ट को बोला भाई ये प्रोटेक्टेड है। सम ग्रेजिंग राइट्स वर गिवन। बोला भाई कोई मसला नहीं है, आप इनमें जा सकते हो, ग्रेजिंग करा सकते हो, बट अंडर रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन इसमें भी आपको ख्याल रखना होगा, वो चीजें नहीं करना, वो चीजें नहीं करना, इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल नहीं। बात ही समझ, रेस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा रखे गए इन पे। सो फॉरेस्ट एक्ट चेंज लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स। सिंपल भाषा भाई, पैस्टोरलिस्ट्स की जिंदगी तो बदल गई है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट आ गए। सो दे नीड नो परमिशन। इससे पहले परमिशन का कोई टेंशन नहीं था, अब परमिशन चाहिए। दे हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइमिंग ऑल्सो। अब जब अगर जाएंगे भी फॉरेस्ट में तो अब टेक केयर करना, अब तो ख्याल रखना होगा टाइमिंग का काफी ज्यादा, क्योंकि इससे पहले इनको टाइमिंग का ख्याल रखना था कि वो कितनी देर तक यहाँ रहेंगे। लेकिन अब तो कुछ और मसला है। अब इनको अंग्रेज बोल रहा है कि अगर यहाँ आप ग्रेजिंग कराते हो, आपको बस इतने टाइम तक है ग्रेजिंग अलाउड। यहीं से अगर आपने एंट्री के वक्त भी आपको एंट्री करानी है, आपको डिपार्चर भी दिखाना है कि कब निकल रहे हो वापस, कब जा रहे हो।
अगर इससे ज्यादा तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। वो टाइम देखो आप क्या होता है, इफ दे ओवरस्टेड, अगर ज्यादा देर तक रहे जो टाइम आपने दिया था, तो अगर आप ज्यादा देर तक रहे फाइन हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। इससे पहले कोई जुर्माना नहीं था। अगर आप ज्यादा देर तक रहे कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा मसला है, कौन आपको फाइन करेगा। लेकिन अभी आप रेस्ट्रिक्शन में हो, अभी आप बांधे हुए हो, ये होता है इनकी लाइफ चेंज हो गई है जब यहाँ कॉलोनियल टाइम आ गया, कॉलोनियल पीरियड आ गया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक ट्राइब। अब आप बोलोगे सर इनके साथ ये ज्यादा से जुल्म क्यों हो रहा था? इनके साथ में जुल्म इसलिए हो रहा था कि ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे इनको ये नोमैडिक पीपल जो है ना सस्पिशियस लग रहे थे, इनसे डर था, इनको ये लग रहा था भाई ये अच्छे खासे लोग नहीं है, इन पे काफी शक कर रहे थे ये लोग। सो डिस्ट्रस्ट मोबाइल क्राफ्टमैन, ये बोल रहे थे भाई इन पे कोई भरोसा नहीं है, इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। एंड pastoralists wanted them to live in a fixed place, ये बोल रहे थे भाई हम चाहते हैं बस एक जगह पे रहे, ये मूवमेंट ना करें, ये यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं वहां जाते हैं, इनके हमें शक है ये कुछ गड़बड़ करेंगे। ये चाहते थे बस एक ही जगह रहे ताकि इनको हम एक जगह पे कंट्रोल करेंगे। जिसको आप एक जगह पे रखते हो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर कोई बंदा एक जगह पे नहीं रहता है तो आप ये कंट्रोल से बाहर हो गया है। सो दे वांट टू कंट्रोल देम। For that thing, what they have to do, they have to force them to live in a fixed place. ठीक है, उसके बाद आगे so such population could be easily ruled। ऐसी population को आप, ऐसे लोगों को आप रूल कर सकते हो। जो लोग एक ही जगह पे रहेंगे उनको रूल करना इजी होता है, जो लोग एक जगह पे नहीं रहेंगे भाई उनको रूल करना इजी नहीं होता है। 1871 की बात करेंगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पास कर दिया, क्या पास कर दिया, CPA। वो क्या होता है, वो होता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब हुआ पास? 1871 में। किसने पास कर दिया? कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स ने। क्या कहा? मनी ट्राइबल्स वर सीन क्रिमिनल्स, बोला भाई ये क्रिमिनल है, ये अच्छे खासे लोग नहीं है। दे आर क्रिमिनल्स बाय बर्थ, दे आर क्रिमिनल्स बाय नेचर ऑल्सो। इनकी खासियत ही ऐसी है, ये जन्म से ही ऐसे है। तो क्या होता है, दे वर नॉट अलाउड टू मूव विदाउट परमिशन। बोला भाई आज से परमिशन के बगैर आप मूवमेंट करोगे ही नहीं, पहले आपको परमिशन लानी है, जब परमिशन मिलेगी तब जाके मूवमेंट करोगे। आप हम परमिशन देंगे ही नहीं, हम चाहते ही आप एक जगह पर रुको तो परमिशन नहीं देंगे। बस अगर जाना भी चाहते हो फर्स्ट यू हैव टू सीक द परमिशन, आपको पहले परमिशन लानी पड़ेगी। उसके बाद आप देखिए, सो टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन द pastoralists, इन पे टैक्स लाया गया, टैक्स लगाया गया बहुत ज्यादा ऑन एवरी एनिमल। अब आपके पास 100 कैटल है, 100 गोट्स है, 100 शीप है, 100 शीप है आपके पास, हर एक पे टैक्स होगा, हर एक पे गिन जाते थे आप, स्लिप दी जाएगी। जैसे आप जाते हो किसी भी पार्क में, किसी भी गार्डन में आप जाते हो, जब पिकनिक जाते हैं तो आप स्कूल वालों को बोले जाते भाई कितने बच्चे आपके साथ हैं, बोलते 500 है, 500 चलो ये लो, आपको इतना एंट्री फी देना है। हर एक पे फी लगता है पार्क में जाने में। इसी तरह से यहां हर एक जानवर पे फी लगेगा, टैक्स लगेगा। सो वन मोर थिंग इज, so the tax will be imposed on every animal they grazed। grazing tax was introduced in mid 19th century। तो 19th century के मिड में grazing tax को लाया गया है। later on right to collect tax was auctioned out to contractors। अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर लाए गए, बोला भाई ऑक्शन वहां इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। बोली जिसको आप बोलते हो कि भाई आप 5-6 कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, बताओ आप में से कौन देगा इतना अमाउंट, तो साल भर के लिए इनसे टैक्स ले लो। कॉन्ट्रैक्टर इनको यहीं से पैसे दे रहा था, जिसको जो ज्यादा पैसा देगा तो उसी के हवाले ये सारे पेस्टोरल ग्रुप्स हो गए। अब कॉन्ट्रैक्टर अपना मुनाफा ढूंढेगा, अपना यहां से अब यहां से कॉन्ट्रैक्टर जो है ना अपना फायदा ढूंढेगा, अपना प्रॉफिट ढूंढेगा। ठीक है, इसका मतलब 2 तरह की परेशानी यहां से हो गई है, एक तो कॉलोनियल का वो टेंशन और दूसरा यहां से कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए। अब सो इट इंक्रीज टैक्स रेट। जाहिर सी बात है, जो मैं अभी तक बोल रहा था ना भाई, कॉन्ट्रैक्टर आ गया तो मतलब दूसरा बंदा आ गया, पहले बंदे ने टैक्स तो लगा दिया, दूसरा बंदा अपने टैक्स से
पिटाई करेगा, मतलब टैक्स रेट को इंक्रीज हो जाएगा। pastoralists we are given pass, इनको पास देंगे। अब to enter the pasture land showing the pass was necessary, जैसे आई कार्ड होते हैं, आपको आई कार्ड बोला जाता है, भाई आई कार्ड दिखाओ, कहाँ रहते हो आप, दिखाते हो आई कार्ड, वो होता है पास। आपके पास आई कार्ड है छोड़ेंगे, नहीं है तो उसके बाद तो टेंशन हो जाएगा। इसी तरह से इनके पास पास इनको पास दिए गए, इनको पास दिखाना पड़ता था, तब जाके ये एंटर करेंगे। सो एंट्रीज वी आर डन ऑन द पास, उस पे फिर उसी पास पे फिर एंट्रीज, चलो भाई 18 तारीख को ये ग्रुप गया अंदर और ये वापस आ जाएंगे इस डेट पे। अब एंट्री सारा कुछ हो जाएगा, बड़े प्रोफेशनल वे में इनको अब ये फंसा रहे हैं, तो इनकी जिंदगी पर काफी सारा टेंशन आ गया है। उसके बाद आगे देखेंगे हम बेटा। अब और एक यहां से और एक टॉपिक है, बड़ा अच्छा खासा टॉपिक है, हाउ डिड पैस्टोरलिस्ट्स कोप विद दीज चेंजेस। मतलब ये है कि पैस्टोरलिस्ट्स को टेंशन तो हो रहा था, भाई ये अपने टेंशन को कैसे कोप अप कर रहा है, कैसे इनके साथ चल रहा है, इसको आप समझिए जाए।